तो हम स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से। ओके, सो बीच बीच में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेफरेंस लेते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास कॉलेज की तरफ से दी गई बेड एक्ट है। बेयर प्रोविजंस ज्यादा अच्छे से पढ़े तो ज्यादा अच्छी अपनी वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली। ओके, सो विल स्टार्ट विद प्रियम्बल। प्रियम्बल की बात करते हैं, लिख लेते हैं पहले साथ में। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली, ऑब्वियसली क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या तुम लोगों को पता है विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर प्रियम्बल? प्रियम्बल का कंसेप्ट यूएसए। पक्का? यूएसए। यूएसए। यूएन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए ने सबसे पहले प्रियम्बल को अडॉप्ट किया। ठीक है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में लॉन्च हुआ था, किस डेट पे, किस ईयर में? सेवनटीन 87 में बनना चालू हुआ था, उन्होंने हैंड ओवर 89 में किया। ठीक है, तो ये तो हो गई यूएस की बात। ओके, अब हमने अपना प्रियम्बल कहां से लिया है, बताया था तुम लोगों को पहले। भैया यूएन के चार्टर एक्ट से। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किसने बनाए थे? नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस डेट को आए थे? 13 दिसंबर 1940। 1946। 1947। 47 दो दिन पहले 47 में तो भैया अडॉप्ट हुआ। 2 दिन पहले 46। पढ़ा है। ठीक है, 46 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ये आया। अब इसमें 3-4 चीजें हमको इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रियम्बल किस चीज की बात करता है। ठीक है, तुम लोगों के हाथ में अभी प्रियम्बल है क्या? तुम लोग क्लास के पहले थोड़ा बहुत रीड करके आए? हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। हाँ। तुम लोगों को मैं 4 चीजें बताता हूँ, बताना मुझे कि तुम्हें वो उसमें दिखी कि नहीं दिखी। ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रियम्बल हमारा हमको बता क्या रहा है? पहली चीज, क्या वो एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है? क्या वो कुछ कहना चाह रहा है चिल्ला चिल्ला कर? तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है? हाँ। हाँ भैया। क्या वो नेचर ऑफ आवर कंट्री बता रहा है? हाँ भैया। क्या वो ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है देश के, कि हम किन चीजों की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? हाँ, to some extent. एग्जाम्पल, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, कुछ है ऐसा वर्ड्स? So various socialist, secular, democratic republic. छोड़िए, मुझे दिक्कत लिखने में, थोड़ा बहुत पता नहीं क्या लिख जा रहा है। थोड़ी समझ लेना, गोविंद की नजर लग गई मुझे तो। और क्या हम उसमें एक डेट देख पा रहे हैं लिखी हुई? हाँ, जी भैया। डेट ऑफ अडॉप्शन। किस चीज की है डेट ऑफ अडॉप्शन? कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 चीजें हम सबको दिख रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रियम्बल में दी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? हाँ भैया। ओके, अब हम चलते हैं प्रियम्बल की तरफ। प्रियम्बल तुमको दिख रहा है अगर, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कौन बोल रहा है? ये देश के लोग देश के लोगों से ही बोल रहे हैं। ठीक है, पहली लाइन ये हो गई यहाँ पर। ठीक है, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, इस लाइन का कोई ज्यादा नहीं है, जितना बोल्ड पे लिखा है ना वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बोल्ड में भी ये ओरिजिनल कॉपी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, इसी डिजाइन के साथ लिखी हुई है। ठीक है, तो हम इंडिया को किस तरीके से क्या मॉडिफाई कर रहे हैं? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसका शॉर्ट फॉर्म है SSSDR, SSSDR।
इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एक क्वेश्चन देखा था मैंने किसी एग्जाम में, शायद एलिट में आया था 2011 में या फिर 14 में आसपास के आया था, कि इसका सीक्वेंस अरेंज करो। तुम्हें अगर सीक्वेंस नहीं पता तो तुम कैसे लिखोगे, ठीक है। सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, ऐसा करके घुमा दिया था उन्होंने, ठीक है। तुमको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मेरे साथ ये सीक्वेंस कौन दोहराएगा बार बार? कोई हैंड रेस करके बताओ, पहले कौन? ऋषिका बोलो। Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. या बोलो। Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. रौनक, Sovereign, socialist, secular, democratic republic. सायंशी, Sovereign, socialist, secular, democratic republic. क्या अभी तक हम सबके दिमाग में ये पूरी इमेज जा चुकी है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हाँ भैया। आपके दिमाग में, हाँ भैया। ठीक है। Yes, भैया. कुछ चीजें तुमको लीगल में रटनी पड़ेंगी, एंड रटने वाला 99% ऑफ द पार्ट इज इन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तुमको अवनीश कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा है, क्या तुमने वहां पे अभी थोड़ी बहुत भी 10% चीजें दिखी होगी तुम्हें रटनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मेजोरिटी ऑफ द पार्ट रटना पड़ेगा? नहीं। क्या तुम्हें टॉर्ट्स में ऐसा लगा था मेजोरिटी पार्ट हमको रटना पड़ेगा? नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यही है। अभी मैं तुमको, इसलिए मैं ट्रिक्स और टिप्स के यूज करके उसको बता रहा हूँ कि ये तो शायद एनसीईआरटी का पब्लिकेशन, हाँ। तो मैं टिप्स और ट्रिक्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि तुमको ये याद हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल में मैं जैसा बता रहा हूँ 99% ऑफ द चीजें तुमको रटनी पड़ेगी। नहीं रट पाओगे तो बाहर नहीं निकल पाएगी 2 घंटे में, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? 2 क्लास, 1 क्लास पहले ये शायद। कौन बताएगा? बता दो, अनम्यूट करके बता दो, मुझे कोई नहीं दिख रहा। सोवरेन का मतलब क्या पढ़ा था हमने? Independent government. No other outside force can govern the country. अच्छा, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, खुद की। किसी नेशन पे हम डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने आप से हाँ। चल सकते हैं, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहो इसको, ठीक है, तो बताता हूँ। सोवरेन का मीनिंग अगर हम लिखना चाहें, सोवरेन का मीनिंग क्या है? ठीक है। ये स्पेसिफिकली हमने कौन से देश को टॉन्ट मारते हुए लिखा था? Britain. Britain. कि वो जो इतने सालों से बोल रहे थे ना, तुम हमारे बिना जी नहीं पाओगे, तो ये वही, ठीक है। तो हमने ब्रिटेन को बोला है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी। सबसे पहली लाइन देखो, सबसे पहला कीवर्ड हमने उठा के उनके मुंह पे वही टॉन्ट मारा। सोवरेन का मतलब है कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, रह लेंगे खुद से। दूसरी चीज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये भी बताया था मैंने, बताओ। Welfare Public state. ownership. इन द हैंड ऑफ पब्लिक। पब्लिक ओनरशिप को प्रमोट कर रहा है इन्होंने यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड को ऐड करके, ठीक है। सेक्युलर का मतलब हम सबको पता है, वी डू नॉट follow any particular religion. The nation does not have any particular religion of its own. And what kind of secularism does India follow? Positive secularism. Positive. पॉजिटिव। Okay. Then democratic and republic. What is the difference between these two words? बताओ। डेमोक्रेटिक में हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, रिपब्लिक में हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होता है, अच्छा, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। तो हम दोनों कैसे हैं? एक होना चाहिए ना फिर? प्रियम्बल कहीं गलत लिखा है? तो डेमोक्रेटिक में हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं किसी लीडर को, और रिपब्लिक ये होता है कि कोई किंग जैसे सिस्टम नहीं होता हमारे इंडिया में। तो क्या होता है? हम लोग खुद एक लीडर इलेक्ट करते हैं, तो तो वही तो वो तुमने उसी डेमोक्रेटिक हिसाब में से बोला।
एंड भैया रिपब्लिक इसलिए है बिकॉज वो जो रूलर्स होते हैं वो लाइक हेरिडिटरी नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है. सो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है बेसिकली भाई रिपब्लिक. डेमोक्रेटिक में मतलब वी स्टिक टू डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रिंसिपल्स, और Okay, रिपब्लिक में हम इलेक्ट करते हैं. मैं तुम्हें 3-4 टर्म्स बताऊंगा, इनका मीनिंग लिख के रख लो जिंदगी भर की. ठीक है. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? टेलीग्राम पे पोल देखा तुम लोगों ने? देखा था? हाँ भैया. हाँ भैया. भैया मतलब होता है ठीक है, क्या हमारे देश में मेजोरिटी विंस? यस. हाँ तुम लॉ स्कूल में आओगे तुम्हें ये वर्ड का यूसेज सबसे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि हर बात पे पोल होता है, हर बात पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी. दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. ठीक है, जिसमें मेजोरिटी जो भी बोलती है वो होता है देश में. अब अगर मैं रिपब्लिक की बात करूं, रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. क्या मोदी जी को हमने इलेक्ट करके भेजा? हमने, तुमने तो किया नहीं हो, तुम तो वोट नहीं कर सकते हो. हमने तो भेजा ही है. टेक्निकली दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन इंडिया. जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, क्या ये हमने बोला था कि भैया वेंकैया नायडू को तुम वो बनाओ वाइस प्रेसिडेंट? नहीं भैया. ठीक है. क्या हमने बोला था कि रामनाथ कोविंद को तुम प्रेसिडेंट बनाओ? नहीं भैया. ठीक है. नहीं भाई. लेकिन उनको बनाया किसने? हम पीएम. लोगों ने ही बनाया, लेकिन इनडायरेक्टली. एमएलएज और एमपीज ने. ठीक है. क्या हमने चूज करे थे हमारे मिनिस्टर्स? हमने चूज करे. हमने बोला रेल मंत्री इसको बनाओ, इसको बनाओ. वो किसने बनाया? वो इसने चूज करा. पीएम की जुरिसडिक्शन होती है वो. क्या हमने मोदी जी को वोट दिया कि हमने अपने लोकल किसी उसको दिया था, और फिर उसकी काउंट देख के पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी जी थे? लोकल लोकल कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव. एमपी को दिया. लोकल रेप्स को हमने वोट दिया था. तो हमने डायरेक्टली वोट दिया किसको? हमने इसको दिया, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स तो ये को. बना, और इन सबको मिला के ये बना. तो क्या ये अगर हमारा डी ज्योर हेड है बाय लॉ, अगर प्रेसिडेंट हमारा हेड है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम ही ने इसको चूज करा? हाँ. यस भैया. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिपब्लिक. तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने रामनाथ कोविंद को वोट करा है. तुमने तो मोदी को भी वोट नहीं करा. तुमने एक पार्टी को वोट करा था जिसका एक कैंडिडेट था जो कि आगे जाके वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंट बढ़ा के उस प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेसी को उसने जिताया. उस प्राइम मिनिस्टर ने जब अपना टीम सिलेक्शन करा तो उसने अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, कैबिनेट बनाया. उसने इन सब के साथ मिलके एक प्रेसिडेंट बनाया, और इन सब ने मिलके एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया. ये होता है इनडायरेक्ट रिपब्लिक. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? जी भैया. यूएई में क्या सिस्टम है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का नाम सुना है तुमने? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है आई गेस. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है? भैया जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है. नहीं भैया, मोनार्की है. दो जगह, दो टाइप की अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक मोनार्की हो गया, एक रिपब्लिक हो गया. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? जो डेमोक्रेसी भी है प्लस मोनार्की भी है. और इंडिया क्या हो गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एक कंट्री का ही तुमने नाम सुना होगा, उनके तो नाम नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. कांगो. हाँ जी भैया. और उनको इतनी प्यारी है ये दोनों चीजें, उन्होंने नाम में डाल दिया. ठीक है. तो ये दोनों चीजें बहुत सारे नेशंस में यही है. ठीक है. यूएस में क्या है? डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक भी. यूएई में क्या है? यूनाइटेड अरब. यूएई की तुम्हें सिटीज पता होंगी मेजर. नहीं पता तो फिर तुम कौन से दुनिया में जी रहे हो? अबू धाबी, दुबई, शारजा, नाम सुना है? आईपीएल हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था. यस भैया. हाँ भैया. किंग है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम.
ठीक है, तो वो है उनके किंग, जो कि आ रहे हैं सक्सेशन से। उनके पापा थे राशिद अल मखतूम, फिर उनके मखतूम पापा थे, तो उनका पूरा शेख जायद उनके कोई वो थे, ठीक है, सब सक्सेशन से बनते आ रहे हैं। इनका कोई जो बेटा होगा वो इनके बाद आए। तो ये क्या हो रही है, मोनार्की। ये है वहां के किंग। लेकिन किंग कुछ भी निकालता है तो उसके पहले वो क्या करवाता है, पोल हर जगह, ठीक है। जो भी मेजर पार्ट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड है। कुछ पावर्स हैं जो कि किंग को बिल्कुल ऐसी हैं कि तुम ब्लेटेंट इसका यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ चीजों में आपको पोल करवाना पड़ेगा। इसके थ्रू ये डेमोक्रेटिक मोनार्की है। और अगर मैं यहाँ से डेमोक्रेसी हटा दूं और केवल इसका एग्जाम्पल दूं, तो कौन सा सबसे खतरनाक तुमको देश याद आता है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है। और अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, रिपब्लिक की बात करूं, लेकिन रिपब्लिक विथ लिमिटेशंस की बात करूं, जिसमें केवल सिंगल पार्टी है कंट्री में, तो किस देश का नाम याद आता है? चाइना। चाइना। ऐसे हम वैरायटी पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमको देख सकते हैं। भैया ईरान में भी डेमोक्रेटिक मोनार्की है ना? ईरान में भी है ये, जो सारे गल्फ कंट्री, अरबिक कंट्रीज है। हाँ जी, अरबिक। हाँ, तो इन सब में ऐसे ही, ठीक है। तो अगर मैं यूके की बात करूं, उसमें क्या? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मोनार्की है। हाँ सॉरी, मोनार्की है, रिपब्लिक नहीं है। एलिजाबेथ को भूल रहे आप तो, जी मर भी नहीं गई वो, भूल ही ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी वही है भैया। ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, ठीक है। तो इसीलिए वो मैडम ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने ही नहीं दिया उनको। जॉर्डन भी शायद वही है, शायद। हम एटलस नहीं खेल रहे यहाँ पे, हम अपने मुद्दे पे चलते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, अब हमने इसमें पूरा ये जो बात होगी, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो क्या तुम्हें ये 3 वर्ड समझ में आए? डेमोक्रेसी, मोनार्की, रिपब्लिक। हाँ भैया। जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। किसी हाँ को अभी भैया। तक किसी चीज में डाउट है? हाँ या ना? नो भैया। भैया। ठीक है, तो हम चलते हैं कुछ कीवर्ड्स पे जो हमने प्रियम्बल में देखे थे, ठीक है। हमने एक चीज देखी, जस्टिस। जस्टिस ऑफ व्हाट? जस्टिस ऑफ व्हाट? ऑल काइंड्स। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और पॉलिटिकल। पॉलिटिकल। ठीक है, रिलीजियस। दिया है उसने 3 वर्ड दिख रहे हैं। रिलीजियस जस्टिस नहीं मिलता तुम्हें देश, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये लेता, ठीक है। सोशल जस्टिस की बात से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सोशल जस्टिस मतलब व्हाट डू यू गाइस फील? तो इसके आंसर काफी सिंपल है, ब्रेक डाउन करके तो तुम लोग ही आंसर दे दो, बताओ। कास्ट वगैरह। क्या No discrimination. जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, हमारे मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए ये पूरा वो ऐड किया गया कि आप सोशल, समाज में आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आप हिंदू, मुसलमान या फिर शूद्र, ब्राह्मण इस चक्कर में नहीं फंसोगे ऑफिशियली, ऑफिशियली, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, which is to protect you from discrimination, which we all know, we all have studied in the historical books, in the history, बचपन से लेकर के किसने क्या अत्याचार किए भी कि नहीं किए किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। हम भी अभी के, ओके। तो उसके बेसिस पे वर्णा सिस्टम हटाया गया एंड सारा ये सब सोशल फैक्टर ही था, सोशल स्टिग्मा अटैच था इन सबसे। सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए दिस पर्टिकुलर जस्टिस ऑफ सोशल लाइफ इन द कंट्री ये दिया गया। इकोनॉमिकल, इसका मतलब ये बताओ। जॉब और No बिजनेस। discrimination on basis of their income. आपको जॉब में या फिर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। क्या तुमको लग रहा है सरकारी नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है?
लगता है डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए लिखा गया था और वो किसके साथ रहा, ये देख रहे हो? यस भैया। तो इस पे ज्यादा बात ना करें। तो मतलब यही है, तुम्हें नौकरी और इन सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अर्निंग अपॉर्चुनिटी मतलब देखो, इसका सिंपल अगर मैं क्लैरिफिकेशन ये दूं, हाउ मच आई कैन इंटरप्रेट इज कि इफ आई हैव टू अप्लाई फॉर अ स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू अगर मुझे किसी फंडिंग चाहिए, 1 करोड़ की फंडिंग चाहिए, एक मैं हूँ, एक समवन फ्रॉम एसटी हो गया, एससी हो गया, या फिर जो भी हो गया, ठीक है, मैं जनरल, वो सब है एससी एसटी, ठीक है, जो बाकी मेरे साथ में कॉम्पिटिशन है, क्या इसमें मुझे कहीं डिस्क्रिमिनेशन है कि एसटी को मिल जाएगा, एससी को मिल जाएगा, मुझे उस पे उनको 2 करोड़ मिलेंगे, मुझे 1 करोड़ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस। तुम्हें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने मिलेगा। सरकार मौके सबको उतने ही देगी, ये तो स्कीम्स के लिए होगी, बाकी हाँ अलग अलग ब्रैकेट के लोगों को अलग अलग चीजें मिल सकती है। बाकी पॉलिटिकल जस्टिस से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट टू वोट सबके पास है और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी सबके पास है। दिस इज कॉल्ड, भैया बोलो, जो भी ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन था वो भी इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आएगा ना, मतलब उसको बढ़ाने के लिए। इकोनॉमिक जस्टिस, तुम अगर कम कमाते हो तो तुम्हें नीचे क्यों रखा जाए, इसलिए था वो, उनको अपलिफ्टमेंट, जो भी अपलिफ्टमेंट की बातें होती है ना, वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल में जो चीजें दी हुई है वो केवल प्रियम्बल में दी हुई, तुम आगे अंदर खोल के जब आर्टिकल्स देखोगे ना, सब दिया है A to Z, कहाँ रिजर्वेशन देना है, क्या करना है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारे देश के सारे सवालों का आंसर है। प्रेसिडेंट कैसे बनता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, ये कैसे होता है, वो सारा, पूरी लड़ाई ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होती है। कोई नहीं छूता बाकी के बेर एक्ट, होगा इसका मर्डर उसका मर्डर, अरे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताओ, तभी हम बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर के इंटर्नशिप इन दोनों कोर्ट्स में नहीं करते, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे डिस्कस हो जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की तुमने बात सुनी होगी, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। दिस इज, यू कैन वोट समवन और यू कैन कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन, नोबडी इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम कंटेस्टिंग इन एनी इलेक्शन ऑफिशियल। जब भी मैं बोलूं ऑफिशियल वर्ड, तब तुम समझ जाना कि केवल कागजों पे बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि चीजें तुमने भी बहुत देखी देश में होती है, नहीं देखी तो देखो कि कौन किसको कहाँ दबाता है, कौन सी पार्टी किसको खरीदती है। 40 करोड़ रुपए इज द रेट ऑफ बाइंग एन एमएलए इन एमपी, 40 करोड़ रुपीस प्लस tax benefits for the next 10 years, plus whatever cases are on you will be called off by any court of the entire state. ये सारे ऑफर्स हैं, perks of buying an MLA in the country, in MP, मुझे MP के रेट पता, 40 करोड़ प्लस इतना सारा। लेटेस्ट इलेक्शन, क्या लेटेस्ट इलेक्शन के? हाँ, अभी जो बीजेपी की सरकार टूट के बनी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही। ये मुझे बीजेपी के होम मिनिस्टर के पास से किसी ने बताया, नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार नहीं बताया, नरोत्तम मिश्रा ने भी तो खरीदे थे। तो ये हम ऑफिशियली रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी क्लास में, क्या बात है, बदतमीज लोग, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ी रियलिटी पता चलनी चाहिए देश की, तो यही बात है, मैं ऑफिशियली जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ, मतलब चीजें कागज पे, ठीक है। अगर मैं आज को बोलूँ कि आई एम कंटेस्टिंग इंडिविजुअली, निर्दलीय बोलते हैं उसको हिंदी में, फॉर ये पार्षद की इलेक्शन या फिर जो भी, और मैं निर्दलीय खड़ा हूँ, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ। तुमने वो मूवी देखी नायक? हाँ यस भैया। ऑब्वियसली। जब उसने बोला था कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, उसके पास कितने सारी पार्टीज के ऑफर आ गए थे, वो हेलीकॉप्टर से कूद कूद के आ रहे थे, हाँ मेरा हाँ जी, यही देयर इज नो फ्रीडम टू स्टैंड, अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो कागजों पे है, वैसे तो तुम टेक्निकली हो सकते हो खड़े, लेकिन तुम होने कौन दे, ठीक है, ये चीजें। अब हम चलते हैं, ये 3 वर्ड सबको समझ में आ गए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक, हमने 1/3 ऑफ द प्रीएम्बल अच्छे से समझ गए। भाई हाय ना बोल दिया करो यार, मतलब 7 बजे भी सो रहे हो। हाँ जी भैया, एकदम भैया, हाँ यस भैया। यस भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब हम चलते हैं लिबर्टी पे, और मजेदार कंसेप्ट। लिबर्टी किस चीज की? लिबर्टी ऑफ
Thought, expression, belief, faith and worship. ठीक है, एक्सप्रेशन, बिलीफ और Faith and worship. कुछ छूट गया क्या? एक आध थॉट। सोचने की लिबर्टी तो भगवान ने दी है, तो सरकार क्या दी? सोच तो सकते ही कुछ भी। और ठीक है, थॉट को तो चलो मारो गोली, तो ऐसी चीज है। एक्सप्रेशन, whatever I feel, I can put that as my WhatsApp status. I can speak out loud in the public until and unless it is harming someone's reputation. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? Defamation. डिफेमेशन ना हो तो वहां तक मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, कुणाल कामरा को जानते हो सब? हाँ जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। यस भैया। इसी चीज का फायदा उठ रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मतलब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ किसी के भी बारे में, मैं मेरी राय है। ठीक है, तो ये लिबर्टी हमको किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं फिर वही बात करूं कि ये केवल चीजें प्रियम्बल में नहीं थी, अंदर फंडामेंटल राइट्स में भी है, तो व्हाट इज द फंडामेंटल राइट फॉर दिस? फ्रीडम ऑफ 19, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट बंद करवा सकता है, डिलीट करवा सकता है, ट्विटर के अकाउंट डिलीट करवा सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन तो है, तुमने तो बोल दिया। ठीक है, योर लिबर्टी टू बिलीव समथिंग। मैं ये मानता हूँ, मुझे बीजेपी अच्छी लगती है, मुझे कांग्रेस अच्छी लगती है, मुझे आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, मेरी बिलीफ है। ठीक है, या फिर मुझे सक्सेस बोर्ड पे भरोसा है, मुझे बीजेपी पे भरोसा है, मुझे इस पे भरोसा है। कोई तुम्हें ये रोक सकता है देश में? नहीं, भरोसा मत करो, बोल सकता है, हाथ पकड़ के कुछ कर सकता है? आया ना? नहीं भैया। नहीं भैया। ये तुमको किसने दिया है पावर? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से, क्या तुम्हें कोई धर्म का पालन करने से मना कर सकता है, रोक सकता है? नहीं। नहीं भैया। नहीं भैया। हमारा रिलीजन जरूर कन्वर्ट करवा सकता है, लेकिन वो अगेन दैट इज ऑन योर कंसेंट। तुमसे हाँ कैसे बुलवाएंगे वो मैटर नहीं करता, तुमने बोला ना ये। लेकिन हाँ, nobody can stop me from being a Hindu, nobody can stop me from being a Muslim or adapting some other religion. कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरी मर्जी में हिंदू रहूं, मेरी मर्जी में क्रिश्चियन बन जाऊं, मेरी मर्जी में क्रिश्चियन बन के वापस हिंदू बन जाऊं, मुझे अच्छा लगा। मेरी मर्जी में क्रिश्चियन बन के मुस्लिम बन जाऊं, फिर मैं पारसी बन जाऊं, फिर मैं ये बन जाऊं, फिर मैं पगड़ी बांध के घूमूं, कोई नहीं रोकेगा मुझे देश में। ठीक है, तुमने बहुत केसेस सुने होंगे कन्वर्जन के, तो उनको ऐसा थोड़ी है कि वो कोई पाप है। इट इज देयर लिबर्टी टू वर्शिप एनीथिंग दे वांट। अब जो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, दे आर अथीस्ट। ठीक है, उनको कोई भगवान भरोसा नहीं। क्या हम उनको जज करते हैं, अरे तू कैसा पापी आदमी है, तू कुछ नहीं करता, किसी को वर्शिप नहीं करता? क्या हम ऐसा करते हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? उधर मत लिखो, इधर बताओ। नो भैया। ठीक है, तो ये हो गई लिबर्टी। लिबर्टी सबको समझ में आ गई? हाँ भैया। अब हम चलते हैं इक्वालिटी पे। इक्वालिटी किन दो चीजों की मिल रही है हमको देश में? भैया पर एक्सप्रेशन Status or opportunity. स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। भैया लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप एक ही है ना? क्या क्या? लिबर्टी ऑफ फेथ और लिबर्टी ऑफ वर्शिप एक ही जैसी बात है ना? वो एक केस में, भगवान के केस में, फेथ कैन बी ऑन एनीवन। हाँ। फेथ मेरे पे है कि नहीं ये बताओ। हाँ। इसको भी तो हम फेथ में गिनेंगे ना, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ फेथ। तुम्हें कोई आके ये बोल सकता है प्रोफेसर मिश्रा पे भरोसा करना छोड़ दो, बोल सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है ना एट द एंड ऑफ द डे। तुम्हें जेल में तो डाल नहीं देगा प्रोफेसर मिश्रा पे भरोसा मत करो। जी भैया। ठीक है, स्टेटस भैया पर अगर इंडिया में रह के बाकी कंट्री का फेथ पे, मतलब बाकी कंट्री पे फेथ करेंगे, तब तो सिडिशन का केस लगा देगा ना। हाँ, तो इसमें तो हर जगह कुछ ना कुछ लिमिटेशन है ना। तुम वर्शिप कर रहे हो हिंदुइज्म, ठीक है, और तुमने कहीं जाके कोई सा मकबरा तोड़ दिया या फिर किसी का रिलीजियस स्पॉट जाके पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल आदमी हो, वन सेकेंड,
कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसकी मस्जिदों की बात नहीं कर रहा, जो मस्जिद तोड़ी जो राम मंदिर बना वो उसकी बात नहीं कर रही। तुम नॉर्मल आदमी हो, तुम नॉर्मल अभी 16-17 साल के बच्चे, ठीक है। अगर तुम ये हो, तुमने कोई मंदिर जाके तोड़ दिया, तुम्हें लगेगा प्रॉपर अच्छा खासा क्रिमिनल चार्ज, जो आईपीसी में डिफाइंड है। फिर तुमने जाके कहीं की मजार तोड़ दी, तुम्हें लगेगा प्रॉपर क्रिमिनल चार्ज और पेनल्टी, ठीक है। तुम्हारे पास लिबर्टी है खुद की वर्शिप करने की, ना कि दूसरों को रोकने की, दूसरों की चीजों सत्यानाश करने की, ठीक है। जितना करना है औकात में करो, अपनी औकात में करो। दिस इज द सिंपल टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस लिबर्टी, ठीक है। एक्सप्रेशन देना है अपना दो, बिलीव करनी है अपनी करो, फेथ रखना है अपने पे रखो, अपने जो भी जिस पे भी रखना है, वर्शिप करनी है खुद की करो। थॉट जो सोचना है खुद सोचो, दूसरों को मत सोचवाओ। दूसरों को सोचने पे क्या होता है, वो अगेन उसमें आ जाता है। आईपीसी में एक और सेडिशन की ही एक और चीज होती है जिसमें तुम दूसरों को भड़काते हो, ठीक है। तो एक और चीज ये उसमें आ गया थॉट, हाँ भैया, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट, हाँ, अबेटमेंट हो गया, इंसाइटमेंट हो गया, जो भी है खुद तक रखो, इसका सिंपल मीनिंग ये है। वैसे तो हर चीज में बहुत सारे एक्सेप्शंस, लेकिन प्रोपोगेट तो कर सकते हैं अपने थॉट्स या फिर रिलीजन, कुछ भी प्रोपोगेट तो कर सकते हैं। बिल्कुल करो, लेकिन ये वही है ना कि तुम बोल तो सकते हो। ऐसे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ एक्सप्रेशन के, भैया हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, सबको हिंदू बन जाना चाहिए। हाँ ये जी मैं अपनी कैपेसिटी में बोल रहा हूँ ना। हाँ जी भैया, मैं नहीं नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं जबरदस्ती आप गन रख के नहीं करवा रहे, पर आप बोल सकते हो। आप गन पॉइंट पे कुछ किसी से करवा नहीं सकते। दिस इज द मेन थिंग, क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर 4-5 वर्ड्स देखे वो। खुद जो करना है, दूसरों को मुंह चलाना, मुंह चलाने के पैसे नहीं, मुंह चलाना कोई कुछ नहीं बोलता, मुंह बहुत लोग चलाते हैं। अब ये मैं वीडियो दे रहा कितने एक से एक एक्सपर्ट्स ने फाइनेंशियल एडवाइस दिए, नीचे लोग कमेंट में अरे ये तो कुछ भी बोलता रहता है, सब पैसे के मुरीद हैं, उनको कुछ नहीं आता। मैं कहा हाँ, तुम घर में बैठे हो, फेक आईडी बना के तुम्हें सब आता। तो ये जो है ज्ञान देना बहुत लोगों को आता है, वो ज्ञान देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ज्ञान देने का प्रोविजन है तो है, ठीक है। बहुत कंट्रीज में आप ज्ञान नहीं दे सकते, तो ये सब बैंड है, ठीक है। एक्सप्रेशन इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। नाउ दिस लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, इसका सबसे भयंकर बुरा यूज कौन करता है? एक बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे लिए, मीडिया। क्या 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 पहला सबसे पहला वर्ड क्या था? मीडिया। मीडिया। देश की मीडिया बढ़िया था, यस भैया, ठीक है। तो मैं न्यूज चैनल खोल के देख लो, अभी उसकी डेथ हुई थी भैया। आज ही चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो मतलब जो मीडिया की वो डिबेट्स हो रही हैं, वो पॉल्यूशन, दिल्ली के पॉल्यूशन ज्यादा पॉल्यूटेड है, मतलब टॉक्सिक है। आज का कमेंट पढ़ रहा था, सही था। बारन मंच में। तो देखो अभी उसकी डेथ हुई थी। शहनाज गिल वाला कौन था? सिद्धार्थ शुक्ला। हाँ, तो सिद्धार्थ, तुम कभी मीडिया चैनल खोल के देखते, अब क्या करेंगी शहनाज सिद्धार्थ के जाने के बाद? ये हमारे देश का नेशनल चैनल है, हमें न्यूज देखनी चाहिए थी जो हमें ये दिखा रहा है। भैया इसका एक्सटेंट बहुत कम था, मतलब जो लास्ट ईयर हुआ था उससे तो कम ही था। सुशांत वाला, हाँ सुशांत वाला। क्या सुशांत पे किसी बंगालन चुड़ैल का था साया? भैया आर्यन खान को तो भूल ही गए आप। मैं ऐसे मतलब कोई ना कोई चलता रहता, पहले तबलीगी जमात था, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए उन्हें। हेडलाइन कर ली, आर्यन खान की माँ ने ये बनाया खाने में। हम माँ बना रही इसके खाने में। अमिताभ बच्चन जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो ये बता रहे थे कि अब वो ऐसे करके सोया, वो मतलब कुछ सब कुछ बता रहे थे अमिताभ बच्चन। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, ये देश के नेशनल चैनल्स हैं जिनका हर बार सर्वे चलता है और हर कोई अपने आप को नंबर 1 बनाता है। आज तक इज द नंबर 1 राइट, कौन कर रहा है ये सर्वे? वो भी फेक निकला भैया, हमें तो पता ही नहीं चला। उसका भी आया था, मतलब रेटिंग का जो था नेशनल ब्रॉडकास्टिंग, जो मतलब था एक सर्वे जो कराते हैं, उसका पिछली बार था टीआरपी केस जो था, हमने क्लैट पढ़ा था, वो भी फेक निकली थी। टीआरपी तुम्हें ये ऐसे ही तो मिलेगी। इनकी ये सारे मीडिया चैनल्स की टारगेट ऑडियंस हम नहीं है, कॉमन सेंस वाले लोग। अगर इस पूरे जो कितने लोग बैठे हैं इसमें साथ में 55 लोग, ठीक है। अगर हम 55 लोगों में कॉमन सेंस है ना, तो इनकी टारगेट ऑडियंस हम नहीं है। इनकी टारगेट ऑडियंस है वो घर में बैठी हुई चटर पटर आंटियां और वो नीचे वाले तबके के लोग सारे। इसमें पता है क्या है कि ना, जो एंटरटेनमेंट चैनल और न्यूज चैनल फर्क नहीं रहेगा, बस बात इतनी सी है। हाँ वही तो, उनको जिनमें थोड़ा बहुत दिमाग में क्या दिखा रहा है भाई, जो ऐसा नहीं बोलेगा वही इनकी टारगेट। सब कुछ ही कमर्शियलाइज कर दिया है। हाँ, मैं पहले आफ्टरनून में आता था, अभी पूरे टाइम पे ही आता है। हाँ, मतलब उधर दिखा रहे हैं कि उसकी वो चल रही है अंतिम संस्कार के लिए सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी, नीचे अमूल माचो का है। अरे वाह, तो ये काफी
देश के मीडिया चैनल नहीं देखते ज्यादा। और जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज रहते हैं वो नीचे आ जा रहे होते हैं और ऊपर में दिखा रहा है बॉलीवुड। भैया आपको वो- याद है पतंजलि का एक वो हुआ था, मतलब कि जब ऑथेंटिक नहीं था, उसने जो दवाई बनाई थी कोरोना की, तो कोरोनिल हाँ जी, हाँ जी, कोरोनिल। रिसर्च भी प्रूव नहीं कर पाया था वो। तो क्या हुआ था कि उसका ऐड चल रहा है नीचे और ऊपर उसका दिखा रहे हैं डिबेट उसकी। मतलब ऑब्वियस ही बात है, जब जो एडवर्टाइजमेंट तुम्हें दे रहा है तुम उसकी साइड लोगे, पर फिर भी दिखा रहे हैं कि हमने मतलब बायस नहीं है हमारा एज इन। जी ने तो सारे चैनल कर दिए। राहुल जी पहले इनके लिए योगा करते थे सुबह सुबह आके 6 बजे, इन्हीं के सबके चैनल पे इनको टीआरपी मिलती थी उससे। बाबा जी का ऐड नहीं कराएंगे लोग। तो हाँ, हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए, नीचे आते बिचिंग करने लगे हम देश की मीडिया की। तुम लोग मीडिया के इंडेक्स भी एक बार पढ़ लेना, उसमें इंडिया कौन से नंबर पे आती है, काफी प्राउड फील करोगे। ठीक है, इंडियन मीडिया हैज बीन रैंक्ड, एक आध साल तो वर्स्ट मीडिया ऑफ द वर्ल्ड रैंक किया गया था इसमें। 149 है शायद भैया, हाँ 143 सॉरी, और 149 ऐसे कुछ है। सोचो 149 आउट ऑफ, मतलब हमसे ऊपर, नहीं 142 है आउट ऑफ 180। ओके हमसे ठीक है, तो हाँ, शायद पाकिस्तानी मीडिया है यार। हाँ। नहीं भैया, उसके भी कुछ चैनल हैं जो मतलब पूरे दिन इंडिया को गाली देते हैं। अल हाँ जजीरा, भाई वो भी वही करते हैं। अल समर, जजीरा भैया आपको कभी टाइम मिले ना तो आप समर टीवी खोल के देखना। टाइम ही तो नहीं मिलता। ठीक, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी पे आते हैं कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी से हमारा मतलब क्या, कि क्या एक मिडिल क्लास, हम अगर ऐसे क्लासेस में डिवाइड करें, एक हो गया मिडिल क्लास, एक हो गया अपर मिडिल क्लास, एक हो गया रिच, एक हो गया अंधा पैसा, क्या देश किसी को इसमें डिस्क्रिमिनेट करता है कि तुम मिडिल क्लास से अपर क्लास में नहीं जा पाओगे? क्या ऐसा कभी तुमने देखा? नहीं भैया, कि नहीं तुम पैसे नहीं कमा सकते, तुम तो गरीब लेवल पे पैदा हुए थे लेकिन तुम पैसे नहीं कमा सकते, देश ने कभी बोला? नो वे। नहीं भैया, ऑफिशियली कभी नहीं बोला भैया। हाँ, पॉइंट टू नोट। अनऑफिशियली भी नहीं देखा भैया मैंने तो। मतलब होते हैं बहुत लोग जो मिडिल क्लास से रिच बन जाते हैं। उड़ीसा में आओ सब दिख जाए। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो है वो यहाँ से इंश्योर किया गया है प्रीएम्बल में से, कि हम सबको स्टेटस, किसी एक पर्टिकुलर स्टेटस पे जाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। नाउ इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब वापस हम आ गए दूसरे टर्म पे, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। क्या क्लैट कंसोर्शियम एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं भैया, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट हो। जो किसी अमेंडमेंट के थ्रू जो किसी लॉ के बनने के साथ, लेजिस्लेशन जो किसी स्टैट्यूट से हो बना हो। जो किसी स्टैट्यूट से बना हो। तो क्लैट कंसोर्शियम फिर कौन सी बॉडी है? प्राइवेट बॉडी में भी प्राइवेट बॉडी है। शायद कुछ ऐसा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है। लेकिन क्या हम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को एक सरकारी एग्जाम बोल सकते हैं? नो भैया। नहीं भैया, बोल सकते हैं बेटा, उससे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिलती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सरकारी है। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट भी एक नेशनल लेवल एग्जाम है। अगर ये सरकारी एग्जाम नहीं होता तो बट भैया वो सरकारी ग्रांट से थोड़ी चलती है। ग्रांट ऑल्सो एनएलयू को तो कोई बैकअप नहीं ग्रांट से नहीं चलती, तभी तो वो ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं होते क्या? ऑटोनॉमस नहीं होती तो वो ग्रांट से चलती, ठीक है। तुम्हारी फीस से ही चल रही है जो तुम वो दे रहे हो, 4,000 रुपए हर साल के एनरोलमेंट के, उसके फॉर्म भरने के, ठीक है। तो ये एक हो, अगर ये सरकारी एग्जाम नहीं होता तो तुम्हें वो SC ST और वो सब दिखता नहीं, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें, ICSI ICAI नाम सुना है? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो है। यस वाला। इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं? ये भी ऑटोनॉमस है लेकिन मे बी गवर्नमेंट नहीं है। बताओ बताओ। क्योंकि वहाँ पे से किसी गवर्नमेंट जगह पे नहीं जाया जाता है, जैसे हम लोग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाते हैं पर वो लोग कोई ऐसे नेशनल में नहीं जाते। वो तो एग्जाम्स है जिससे तुम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलती है, ठीक है। तुम सरकार की कोई फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा रहे उससे, ठीक है। तुम CS करोगे तो वो एक स्किल होगी ना तुम्हारी, कंपनी सेक्रेटरी की। CA बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सरकार से क्या ले रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम तो सरकार को दोगे उल्टा। तो इसमें रिजर्वेशन थोड़ी मिलेगा, सिंपल बात है। तुम जब सरकार की कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ना इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, इट वाज फॉर मी एंड इट इज फॉर यू। अब
इन चीजों में लगती है वो रिजर्वेशन वाली पॉलिसीज, ठीक है, कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या दैट कंसोर्शियम ने कभी किसी को फॉर्म भरने से मना किया? मत भरो। नो। नो भाई। ऐसी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, चलो वो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग बात होती है, लेकिन उन सबको क्वालिफाई करने के बाद भी क्या उसने कभी किसी को ऐसा बोला कि नहीं तुम भर ही नहीं सकते? कोई या महाराष्ट्र से आए हुए लोग नहीं भर सकते, बिहार वाले नहीं भर सकते, तमिलनाडु वाले नहीं भर, ऐसा कुछ है? उसके लिए तो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था। वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन है तो 1 महीना और पोस्टपोन ऐसे ही हुआ था 2020 में। वही ना, तो इसमें क्या था, अब जैसे तुमने फैजान मुस्तफा का, अगर तुम लास्ट टाइम फ्लैट दे रहे हो, एक वीडियो देखा था कि हमने पिछली बार एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन लगा हुआ था, वहां के सेंटर नहीं खुल पा रहे थे। हाँ वही वाला। तो दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बंगाल के बच्चे क्यों सफर करें भैया? बाकी सब जगह लॉकडाउन नहीं लगा तो हमारे यहाँ लगाया तो हमारी क्या गलती है? इसको वो प्रॉपर कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे अगर खुल जाता तो, अगर उस दिन पेपर हो जाता तो, क्योंकि यहाँ इस चीज में ये दिया हुआ। समझ गए हम? समझ गए? यस भैया। भैया कौन कौन चैलेंज कर रहे थे? कुछ नहीं, सो जा तू, हो गया, कुछ नहीं चैलेंज कर रहा कोई, ठीक है। अब फ्रेटर्निटी की बात करूं अगर मैं, तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ये तो काफी इजी वर्ड ये फीलिंग ऑफ ब्रदर। भाईचारा। क्या हम देश में भाईचारे से रहते हैं? हाँ ऑफिशियली यस। थोड़ा एक बात बता, कौन कौन भाईचारे से नहीं रहता? कोई नहीं रहता। तुम में से बताओ। हम लोग के साइड तो सब रहते। ठीक है, भाईचारा किस लिए बोला जाता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दिस भाईचारा is there, but it is there 70 to 80%. This is the real fact of the country. क्या जैसे अभी मैं बताता हूँ, रिलीजन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, रीजन का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम जाते हैं तमिलनाडु, केरला, इधर जब तुम जाओगे ना, यू विल फील अ सेंस ऑफ ऐसा कि उनको अच्छा नहीं लगा कि कोई वहां से आया नॉर्थ इंडिया से, ये तुम फील कर लोगे। No disrespect to the student sitting here, but this is the general feeling of not me but of many people जो भी यहाँ से जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ, उनको ऐसा लगेगा कि यार तुम आ गए, तुम यहाँ पे आ घूमने भी क्यों आ? ठीक है, उनको ऐसा लगता है थोड़ा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत लोगों को सुन चुका हूँ, तभी ये कुछ कंक्लूजन आया। तो क्या भाईचारा है ये देश में? नो भैया। नो भाई। ये चीज है कि ऑन पेपर तो हाँ, कोर्ट में ले जाके ये तो मुझे पसंद नहीं बोल सकते, ठीक है। अब तुम ये बोलो कि इस कॉलोनी में हिंदू रहते हैं, हम मुसलमान अपनी रहने देंगे, ये नहीं बोल सकते तुम लीगली, ठीक है। तुम्हें अच्छा लगे नहीं लगे, मुस्लिम सी कॉलोनी है उसमें हिंदू आ जाए, तुम्हें अच्छा लगे नहीं लगे, बहुत जगह मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे सब मिलकर रह रहे हैं। जहाँ पे ऐसा हो रहा है तो दिस इज क्लियर वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भले तुम्हारे मन के अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन दिस इज द क्लियर वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। तुम्हें भाईचारा ही नहीं किसी चीज का, वो इंसान नहीं है। वो हिंदू है तो क्या हो गया, वो मुस्लिम है तो क्या हो गया, वो क्रिश्चियन है तो क्या हो गया, वो इंसान नहीं है। तुम्हें बस धर्म देखना है, ठीक है। तो ये भाईचारा तुमने खत्म ही कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में से, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया यहाँ तक फ्रेटर्निटी का। फ्रेटर्निटी इज इन द कंट्री बट ओनली इन द 70 to 80% ऑफ द केसेस। आया समझ में? जी भैया। ठीक है, दिस वॉज डन टू इंश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। अभी अगर मैं ये बोल दूं, ये यूनिटी और इंटीग्रिटी किसने इंश्योर करी थी वैसे बताना? बहुत फेमस नाम है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से याद रख लो यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कश्मीर के किंग को किसने मनाया था? हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मनाया था। सोमनाथ का मंदिर अटैकर्स से किसने बचा के बनवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सारे सब जगह का पूरा तोड़ जोड़ के एक पूरा देश बनाने की जिम्मेदारी किसने ले ली थी अपने ऊपर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट बिल्कुल ऑफिशियल पेपर से उठ के रियलिटी दिख पाया। दिस वाज इंश्योर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड उनके जितना काम मुझे नहीं लगता देश में और किसी ने किया। नेहरू, गांधी, भंडार, तुमने तो पॉलिटिक्स खेली है बस सबने मिलके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा काम किसी ने नहीं किया। इसलिए तो स्टैट्यू ऑफ यूनिटी भी बनी है ना भैया। हाँ, और इस चीज की वैल्यू पता है मोदी जी को, तभी उन्होंने इतना बड़ा स्टैचू बना दिया। ठीक है, तुम गुजरात जाओगे, हर दूसरी चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। क्यों है? इसीलिए। ठीक है, तो अब हम खत्म करते हैं इसको, प्रियम्बल को। तो इन्होंने ये बोला है कि हम ऐसे ऐसे देश हैं, हम ये चीजें करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये। तुमने बुक्स के इंडेक्स देखे होंगे, है ना? ये हाँ, चैप्टर है, yes, ये भैया। हम पढ़ने वाले हैं, ये वही। दिस इज द इंडेक्स ऑफ द कंट्री। हमारा देश ऐसा है, वो ऐसा है, तो उसमें अंदर, अभी आप अंदर जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी। हमने जस्टिस भी दिया, हमने इकोनॉमिक पॉलिटिकल भी दिया, हमने लिबर्टी भी दिया। आप अंदर जाके देख लोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इंडेक्स ही है। ठीक है, समझ गए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने बनाया था, वो 26 डे ऑफ 1949 को ये पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश के हवाले करती है। ये लिखा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 घंटा फिर समझ आ गया समझ में? प्रीएम्बल यस हाँ भैया। हाँ भैया। यहाँ पे खत्म होता है प्रीएम्बल। अब इसमें तुम्हें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखनी, 2 बड़े केस जिसमें प्रीएम्बल पे काफी ज्यादा विवाद हुआ। इनका नाम सुना होगा। बेरोबरी केस का नाम सुना है? जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ये कब का केस है? 1960। 1960 में क्या हुआ? इस केस में एक चीज पॉइंट आउट हुई और उन्होंने मान भी लिया, कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि प्रीएम्बल जो है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ, हमने अभी इतनी सारी महान गाथाएं बोल दी, जो सारी चीजें समझ ली, तुम उसको एकदम से बोल दो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं। मतलब क्या हुआ? तुमने सारे मेन आइडियोलॉजी हटा दी देश की। आएगा? हाँ हाँ भैया। हमें भाईचारे से रहना चाहिए, ये बोल नहीं रहना चाहिए, नहीं पार्ट मत सुनो। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, स्टेटस वो पार्टी नहीं, उसकी सुनेंगे नहीं। फिर क्या हुआ? फिर क्या बात रह गई? फिर इसके बाद क्या हुआ? एक सबसे ज्यादा ऐतिहासिक केस आया, क्योंकि 13 जजेस की बेंच लगी, जिसमें किसका नाम, जिसने नहीं सुना वो बेवकूफ। किसने नहीं सुना था? तो पहली बार तैयारी कर रहा है क्लैट की, उसकी तो बात अलग है। इसने पिछली बार क्लैट दिया, इसने इसका नाम नहीं सुना, तो ऐसा है। Okay, so we have no बेवकूफ्स in the class. Okay, so this is the case which had the most number of judges in any bench, which was 13 judges. आज तक देश के इतिहास में इतने जजेस किसी केस में नहीं बैठे, क्योंकि उसमें मुद्दा ही इतना बड़ा उठ गया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कि देश में क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती है। हमने कल भी पढ़ा था, याद होगा तुमको, सुबह 5 बजे वाली क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी मैंने। जी भैया। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो गई। अब इसमें और भी काफी सारी बातें हुई थी, और इसके थ्रू काफी सारे अमेंडमेंट्स भी आए थे। तो इसमें जो है 7:6 की मेजोरिटी आई थी। देख रहे हो कितना क्लोज कॉल था। 7:6 की मेजोरिटी में उन्होंने ये बोला कि द प्रीएम्बल is a part of the constitution.
ठीक है, इन्होंने ये क्यों बोला? क्योंकि हमने एक चीज देखी थी, इन्होंने वही चीज वापस रिपीट करी कि इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द सिटीजन्स, सोर्स ऑफ पावर। हमने पावर दी है ना प्रेम्बल के थ्रू, एंड इट इज नॉट अ लिमिटेशन, किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं लगा रहा किसी को ये, ठीक है। एंड इससे क्या है, जब हम किसी स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करते हैं, स्टैट्यूट्स जो भी बनेंगे, उसमें हेल्प करता है, ये बोला गया इस पर्टिकुलर केस में। एंड इट इज ऑल्सो नॉन, इसका मतलब कौन समझाया मुझे, मैंने बताया था 2 क्लास पहले। कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते कि ये मिला मेरे को नहीं मिला, वो राइट नहीं बनता। तो ये वाली जो माइनॉरिटी थी, इनसे अग्री करने के लिए इन्होंने ये भी बोल दिया कि ठीक है तुम कोर्ट में जाके मत बोलना, लेकिन वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है ही, समझ गए? ठीक है, भैया ये सोर्स ऑफ पावर वाला नहीं समझ आया। सोर्स ऑफ पावर और किसी को भी समझ में नहीं है? अशम को भी नहीं आया कि कुछ बोलना है? नहीं आया भैया उतना अच्छे से। ठीक है, तो देखो उस पे चलते हैं वापस। हम जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम आपको लिबर्टी दे रहे हैं, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, आर वी नॉट एम्पावरिंग द पीपल? यस। बताओ, पावर नहीं दी हमने उनके हाथ में, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी वर्शिप कर सकते हैं, किसी को भी फेथ, किसी पे भी फेथ कर सकते हैं, किसी पे बिलीव रख सकते हैं। क्या हमने एक सोर्स ऑफ पावर नहीं दी उनको? हाँ भैया दिया है। Equal status of opportunity दी है। Do you not have the power to do anything in your life and excel and get out of that particular status which you are currently in? Yes or no? Yes or no? Yes भैया। Yes. अगर मैंने ये नहीं बोला होता कि देश में भाईचारा रहेगा, क्या मैंने तुमको ये पावर नहीं दी कि तुम दोस्त बनाओ, कनेक्शन बनाओ, उनके साथ रहो, मिलके खेलो? ये तुम्हारे पास पावर नहीं है? भाईचारा नहीं होता देश में तो तुम लड़ते मरते रहते, हिंदू मुस्लिम करते रहो, दोस्ती मत करो, खत्म ही करो खेल। तुम्हारे हाथ में पावर नहीं है दोस्ती करने की, बात करने की, लाइफ में कुछ अच्छा करने की, साथ में पार्टनर अप करने की पावर नहीं है तुम्हारे हाथ में, अगर भाईचारा है देश में तो बताओ। है पावर। ठीक है, तो ये सब पावर ही तो मिल रही तुम्हें हर तरीके की। अब और अच्छे से चलो, और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैंने बोल दिया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डू यू नॉट हैव द पावर टू डिथ्रोन एनी पर्सन हु इज एक्टिंग लाइक हिटलर इन द सिस्टम ऑफ द कंट्री? मुझे नहीं पसंद मनमोहन सिंह, पूरे देश ने मिलकर हटा दिया। नहीं देखा तुमने? पावर नहीं थी वो। हमें नहीं पसंद थी कांग्रेस, हमने सारे स्टेट्स में से हटा दी। जहां हमको हाँ भैया आ गई समझ। आउट करके हटा देंगे, हमारे हाथ में पावर नहीं है। आ गई समझ में? भैया मगर नॉट अ लिमिटेशन है क्या मतलब है इसमें? ये किसी पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाता है। जहां पे मैंने तुमको पावर दे दी, लिबर्टी की मतलब, लिबर्टी का मतलब क्या समझ रहे हो? लिबर्टी मतलब तुम पे मैंने कोई लिमिटेशन थोड़ी लगाया, जो सोचना है सोचो, जो जैसे लिखना है लिखो, लिमिटेशन थोड़ी दी किसी को कुछ। क्या इसमें मैंने कहीं भी ये बोला कि तुम ये नहीं कर सकते? प्रियम्बल में क्या लिखा है? ये नहीं कर सकते कहीं लिखा है? नहीं भैया। नेगेटिव कॉनोटेशन अगर प्रियम्बल की आती तब केशवानंद भारती केस में ये बोला जाता कि हाँ थोड़ा बहुत सेंस है लिमिटेशन का। यहाँ पे लिमिटेशन कहीं क्लॉज ही नहीं आ रहा, केवल एम्पावरमेंट हो रही है, सिंपल। आगे समझ में? जी भैया। अश्यम भैया स्टैट्यूट्स कैसे अपन इंटरप्रेट करेंगे वो समझ में नहीं आया अपना। ठीक है, स्टैट्यूट्स को तुम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो? ठीक,
अगर मैं ये लूं, कोई मैंने बिल निकाला है जो कि आगे जाके एक एक्ट बन जाएगी, एंड मैंने वो निकाला है दलित कल्याण समिति समथिंग कुछ करके, तो अब मुझे इसको जस्टिफाई करना है कि मुझे दलितों का कल्याण क्यों करना है। जस्टिस ऑफ सोशल कनेक्ट कर सकते हो, मुझे इनका कल्याण क्यों करना है, क्योंकि मुझे इनको सोशल जस्टिस देना है। क्या तुमने इस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर लिया क्यों आया है? हाँ भैया। ठीक है, अगर मैंने कोई ऐसा एक्ट निकाल दिया जिसके थ्रू मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे सकता हूँ, तो क्या मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मुझे ईडब्ल्यूएस देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे इकोनॉमिक जस्टिस देना था। तो कैन यू जस्टिफाई द रीजंस फॉर एनी स्टैट्यूट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री? इंटरप्रेट कर पा रहे हो स्टैट्यूट को? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों निकाला गया? इसलिए निकाला गया क्योंकि हमें ये देना था। कहाँ दिया हुआ? प्रीएम्बल में दिया हुआ। समझ गए? समझ गए? हाँ भैया। अब ये जो आखिरी पार्ट है ना, ये करेगा खेल, नॉन जस्टिफिएबल। तो देश में तुम्हें कहीं दिखे कि भाईचारा नहीं है, तो तुम उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये गेम हो गया नॉन जस्टिफिएबल। तुम प्रियम्बल के किसी भी शब्द को उठा के लड़ाई नहीं कर सकते। तुम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पे कर सकते हो, प्रियम्बल पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रियम्बल कंप्लीट। अब बज रहे हैं मेरे हिसाब से शायद कितने बजे? 8:11। तो डू यू गाइस विश टू कंटिन्यू पार्ट 1 to 10 या फिर कल सुबह करें? भैया कल सुबह भैया कल सुबह करता है। भैया कल सुबह। भैया कल सुबह